Hello students, Namaste. You are most welcome to 12th class chemistry English medium. Students, our chapter 5 is complete. So we are study here book exercise question. स्टूडेंट्स बुक्स में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस वीडियो में बताए गए थे। आज बुक क्वेश्चन का पार्ट 2 बना रहे हैं और इसमें जो रिमेन्स क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग चेक करो। एक्सप्लेन वाई कॉलोइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन कॉलोइडल सॉल्यूशन आर गुड एडसॉर्बेंट। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई कॉलोइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कॉलोइडल सॉल्यूशन आर गुड एडसॉर्बेंट। तो किसी भी कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो एक गुड एडसॉर्बेंट क्यों होते हैं, इस बात को पहला क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रखना, BSA टाइप। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं BSA टाइप। 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इनसे आता है, इसलिए BSA टाइप को आप ध्यान से देखेंगे। तो BSA टाइप का पहला क्वेश्चन स्टूडेंट से, और पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है कि कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो एक गुड एडसॉर्बेंट क्यों होते हैं, इस बात को कह रहा है ये। तो इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं? इसका आंसर क्या देख सकते हैं? क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, कॉलोइडल जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, उन कॉलोइडल पार्टिकल्स का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि मैक्सिमम सरफेस एरिया के कारण ये एक गुड एडसॉर्बेंट होते हैं। ठीक है ना। तो मैं आंसर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक से चेक कर सकते हैं। वैसे मैं आपको इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है ना। कॉलोइडल पार्टिकल्स आर गुड एडसॉर्बेंट बिकॉज द टोटल surface area of colloidal particles is maximum। नहीं, इस तरह से मत लिखो, इसको लिखो ड्यू टू मैक्सिमम सरफेस एरिया ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स। आंसर इस तरह से लिखो, ड्यू टू मैक्सिमम सरफेस एरिया, मैक्सिमम सरफेस एरिया ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स। कॉलोइडल पार्टिकल्स का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो मैक्सिमम होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये एक गुड एडसॉर्बेंट की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं स्टूडेंट्स। विच टाइप ऑफ कॉलोइड इज चीज। जो चीज होता है स्टूडेंट्स वो कौन से टाइप का कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है? ठीक है, देखो चीज H, जेल टाइप, कौन से टाइप का है? जेल टाइप कॉलोइडल सॉल्यूशन। और ये जेल टाइप का जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स, ये कैसा होता है? देखो इसमें 1-2 चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको। ये लायोफिलिक भी होता है, ये लायोफिलिक सोल भी है चीज, और चीज के अंदर लिक्विड
तो मीडियम है और सॉलिड फेज है। ये चार चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है ना। ये पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर नोट कर दी है चीज़ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, थर्ड। राइट वन एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस कैटेलिस्ट। होमोजेनस और हेट्रोजेनस कैटेलिस्ट का आपको एग्जाम्पल लिखना है। तो देखो, एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस कैटेलिस्ट, ठीक है ना। होमोजेनस कैटेलिस्ट कैसे होंगे? होमोजेनस किसको बोलेंगे? जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटेलिस्ट, ये जो थ्री सब्सटेंस हैं, इन सब की जो स्टेट है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट लिक्विड स्टेट में है तो कैटेलिस्ट भी लिक्विड होना चाहिए। अगर कैटेलिस्ट लिक्विड है तो ये तीनों के तीनों मतलब लिक्विड में होना चाहिए। अगर सॉलिड है तो ये तीनों के तीनों किस में होने चाहिए? सॉलिड स्टेट में होने चाहिए या फिर गैसियस स्टेट में होना चाहिए। यानी कि जो कैटेलिस्ट है, रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हैं, ये तीनों के तीनों की जो स्टेट है स्टूडेंट्स वो सेम होनी चाहिए, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कोई भी स्टेट हो, ठीक है ना। तो देखो, होमोजेनस कैटेलिस्ट के लिए आपको यहाँ पर एग्जाम्पल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर। शुगर का हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं स्टूडेंट्स हम, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, शुगर का फॉर्मूला C12H22O11, एक्वस स्टेट में लिया है इसको, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, वाटर इसमें ऐड करेंगे हाइड्रोलाइसिस के लिए, ठीक है ना। और हाइड्रोलाइसिस जब शुगर का होता है स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आप एज ए कैटेलिस्ट की फॉर्म में यूज़ करते हो किसको? सल्फ्यूरिक एसिड को। सम ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड आर एडेड इन दिस hydrolysis process and we obtain C6H12O6, C6H12O6। क्या क्या बोलेंगे इनको बताओ? इनको क्या क्या बोल सकते हैं हम? इनको बोल सकते हो आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। दो जो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑब्टेन आपको हुए हैं, दोनों के दोनों एक्वस कंडीशन में, ये भी एक्वस है और ये भी सब एक्वस हैं। तो यानी कि टोटल यहाँ पर जो रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट और प्रोडक्ट सब के सब किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम किसका? हेट्रोजेनस कैटेलिस्ट का। हेट्रोजेनस कैटेलिस्ट के लिए बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल आप लोग ध्यान में रख सकते हो, और वो क्या है? वो है स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस के थ्रू जो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है उसकी रिएक्शन में यहाँ पर लिख रहा हूँ। इस रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को हायर प्रेशर और टेम्परेचर पर रिएक्ट कराया जाता है तो हमको अमोनिया गैस यहाँ पर ऑब्टेन होती है। देखो ये गैस है, ये भी क्या है? गैस है, ये भी क्या है? गैस है। इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए यहाँ पर आयरन पाउडर का यूज़ किया जाता है। थोड़ा सा आयरन पाउडर इसके अंदर डालते हैं ताकि रिएक्शन स्पीडली हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कैटेलिस्ट आपको विजिबल है वो कैटेलिस्ट कैसा है स्टूडेंट्स? सॉलिड स्टेट में। रिएक्टेंट दोनों के दोनों गैसियस स्टेट में, प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में, लेकिन कैटेलिस्ट कैसा है?
सॉलिड स्टेट में, इसलिए कैसा रिएक्शन हो गया, होमोजेनस कैटेलिस्ट की रिएक्शन हो गई। ठीक है ना, तो आप इन क्वेश्चंस को नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन बाय एलम इज यूज टू प्रिवेंट ब्लीडिंग फ्रॉम बाउंड ऑन बॉडी। देखो, जब आपकी बॉडी से ब्लीडिंग होती है तो उस घाव के ऊपर हम एलम का यूज़ क्यों करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग कॉलोइडल सॉल्यूशन के एप्लीकेशन जो मैंने आपको नोट किए थे उस टाइम पर भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था। मैं फिर से आपको ध्यान दिला रहा हूँ स्टूडेंट्स, आवर ब्लड इज ए कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑफ एल्ब्यूमिन इन वाटर। एल्ब्यूमिन नाम की एक प्रोटीन होती है जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है और वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है, और एल्ब्यूमिन वाटर के अंदर जब सॉल्युबल होती है तो एक कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है, बनता है, जिसको हम ब्लड बोलते हैं। ठीक है ना, तो मैं बोल सकता हूँ अवर ब्लड इज ए कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑफ एल्ब्यूमिन इन वाटर। द पार्टिकल्स ऑफ एल्ब्यूमिन इज नेगेटिवली चार्ज व्हेन वी अप्लाई एलम ऑन द वाउंड्स, देन alum release aluminum ions. These ions neutral negative charge particles of albumin and blood coagulation occurs। समझ आ रही है बात भाई, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन के जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं, जिसका वो कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाए। जैसे ही आप बाउंड के ऊपर एलम को अप्लाई करते हो तो एलम के अंदर से एल्यूमिनियम आयन रिलीज होते हैं, और ये एल्यूमिनियम आयन पॉजिटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज आयन उस एल्ब्यूमिन प्रोटीन के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। जब दोनों चार्ज पार्टिकल्स न्यूट्रल हो जाएंगे तो स्टूडेंट्स उनका कोगुलेशन हो जाएगा, और कोगुलेटेड होकर वो आयंस उसी जगह पर प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे। तो आपका जो बाउंड होगा जहाँ से ब्लड रिलीज हो रहा है उस जगह पर वो सारे के सारे पार्टिकल आके गिर जाएंगे, तो वहाँ पर उनका क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। कोगुलेशन के कारण ब्लड का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, नोट कर दूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, नोट करते हैं, आवर ब्लड, को डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आवर ब्लड इज ए कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑफ एल्ब्यूमिन in water. The particles of albumin is negative charged। ठीक है, पार्टिकल्स किसके, एल्ब्यूमिन के कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज। When fresh solution of alum added, एलम का क्या ले लिया है हमने, फ्रेश सॉल्यूशन, फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ एलम एडेड ऑन फ्लोइंग ब्लड, ऑन फ्लोइंग ब्लड, flowing blood by which it coagulated, कोगुलेटेड किसके द्वारा कोगुलेटेड हो जाएगा बताओ, बाय एल्यूमिनियम आयन। एंड स्टॉप, क्या स्टॉप हो जाएगा, ब्लड का फ्लोइंग, स्टॉप फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
व्हाट इज मीन्ड बाई मल्टी मोलिकुलर कॉलॉइड्स। मल्टी मोलिकुलर कॉलॉइड्स क्या होते हैं? देखो, ऐसे कॉलॉइड्स जिनके जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है वो 10⁻⁻7 नैनोमीटर से लेस होता है। ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है वो 10⁻⁻7 नैनोमीटर से लेस होता है। फॉर एग्जांपल सल्फर सॉल। सल्फर सॉल जब आप फॉर्म करते हो तो उसके अंदर बहुत सारे, एक पार्टिकल के साथ बहुत सारे, एक सल्फर सॉल थोड़ा सा आप लेंगे तो उसमें बहुत सारे सल्फर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका एक ग्रुप्स प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार से गोल्ड सॉल के अंदर ग्रुप्स ऑफ एटम ऑफ गोल्ड आर प्रेजेंट इन गोल्ड सॉल। तो ये क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? मल्टी मोलिकुलर कॉलॉइड्स, जिसमें एक साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉलॉइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैं डिफाइन कर रहा हूं इसको, मल्टी मोलिकुलर कॉलॉइड्स। इनकी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं हम? द डायमीटर ऑफ molecules of these colloids, the diameter of these diameter of molecules of these colloids, इन कॉलॉइड्स के मॉलिक्यूल्स का जो डायमीटर होता है, ठीक है ना, या कॉलॉइडल सब्सटेंस लिख दो, कॉलॉइडल सब्सटेंस इज लेस देन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से इनका जो डायमीटर होता है स्टूडेंट्स वो कम होता है, और इसके अंदर जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म होता है ना वो किसके कारण बनता है? इन पार्टिकल्स के बिटवीन वीक वैन डर वाल्स फोर्स प्रेजेंट होते हैं। पार्टिकल्स के जो मॉलिक्यूल्स है ना, इस प्रकार का कोई भी कॉलॉइडल सॉल्यूशन बना है और उस सॉल्यूशन के अंदर जो है मल्टी मोलिकुलर आयंस यानी कि मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट जो होते हैं उनके बिटवीन वीक वैन डर वाल्स फोर्स प्रेजेंट होता है इन सभी मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, ठीक है ना। लिख सकते हैं उसको, वीक वैन डर वाल्स फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। या फिर ऐसे लिख दो, कॉलॉइडल पार्टिकल्स आर फॉर्म बाय बॉन्डिंग, कॉलॉइडल पार्टिकल्स आर फॉर्म बाय बॉन्डिंग। कॉलॉइडल पार्टिकल जो बन रहे हैं वो किसके द्वारा बन रहे हैं? बॉन्डिंग के द्वारा, और बॉन्डिंग विद वैन डर वाल्स फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है ना, ईच अदर, सभी मॉलिक्यूल्स में। और इसका एग्जाम्पल लिखूं, इसके एग्जाम्पल भी नोट कर देंगे भाई। देखो एग्जाम्पल नोट कर ही लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या है एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। वैसे तो आपको चैप्टर के टाइम पर लिखा दिया था, लेकिन और भी लिख सकते हो आप। देखो सल्फर सोल जो होता है उसके अंदर ग्रुप्स ऑफ मोलिक्यूल ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन सल्फर सोल, सल्फर सोल के अंदर
और लिख सकते हो आप ग्रुप्स ऑफ एटम्स, एटम्स लिख दो चाहे मॉलिक्यूल्स लिख दो, एटम्स ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन गोल्ड सॉल। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं स्टूडेंट्स। आप वीडियो को पॉज करिए, फटाफट लिखते जाओ जिससे क्वेश्चन हो जाए, नहीं तो रह जाएंगे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 7। देखो डिफरेंस पूछ रहा है किसमें, एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में दो डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है ना, तो आपको 2 डिफरेंस नोट कर देना है इसमें। और 2 डिफरेंस में आपको बता देता हूँ, ध्यान आ जाएंगे। देखो एडसॉर्प्शन जो प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, ये तो सरफेस पर होती है, और ये एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्मली होती है, थ्रू आउट बल्क ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस में कंप्लीटली पूरी तरह से फैली रहती है। ठीक है ना, पहला डिफरेंस तो ये नोट कर देंगे। दूसरा डिफरेंस क्या नोट कर सकते हैं, एडसॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो फर्स्ट में बहुत ही रैपिडली होती है, लेकिन लेटर ऑन स्लो डाउन, लेकिन बाद में धीरे धीरे कम पड़ जाती है। और ये जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है ये यूनिफॉर्मली रेट से चलती रहती है। बस ये 2 डिफरेंस नोट कर दो आप लोग। ठीक है ना, तो देखो मैं पहला लिख रहा हूँ एडसॉर्प्शन में इन दिस प्रोसेस related to surface only, ये केवल किससे रिलेटेड है, सरफेस से। ठीक है ना, ऑफ अदर सब्सटेंस। और उस एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, दिस प्रोसेस इन विच substance is uniformly distributed in this process substance is uniformly distributed throughout the bulk of another substance, throughout the bulk of another substance। ठीक है ना, और दूसरा जो डिफरेंस नोट कर देंगे वो क्या कर सकते हो आप लोग, कि ये जो प्रोसेस होती है इट इज रैपिड इन बिगिनिंग, शुरुआत में तेजी से होती है, लेटर ऑन स्लो डाउन, बाद में धीरे धीरे कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है ना, और ये कैसी होती है स्टूडेंट्स, ये होती है इट अकर्स एट ए यूनिफॉर्म रेट, इट अकर्स इन ए यूनिफॉर्म रेट। ये 2 डिफरेंस नोट कर दो आप, काफ़ी हैं। 2 ही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 चेक कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वाटर जो होता है स्टूडेंट्स, विच एडसॉर्बेंट इज यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने वाला सब्सटेंस कौन सा है। तो वाटर की हार्डनेस को रिमूव एडसॉर्प्शन की प्रोसेस के थ्रू, वो है स्टूडेंट्स क्या, जियोलाइट। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हो टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर
जियोलाइट इज यूज्ड एज एडसॉर्बेंट। ठीक है भाई, ये आंसर हो गया। 9 चेक कर लेते हैं। सॉर्प्शन क्या होता है? डिफाइन सॉर्प्शन। सॉर्प्शन की डेफिनेशन वैसे मैंने आपको लिखा रखी है। सॉर्प्शन की प्रोसेस आपको मैंने नोट करा रखी है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। सॉर्प्शन क्या होता है? देखो सॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस जब साथ साथ होती है तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? सॉर्प्शन बोल सकते हैं। सॉर्प्शन किसको बोलेंगे? जब एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन दोनों के दोनों जो फिनोमेना है वो एक साथ कंप्लीट हो रहे हों। व्हेन द फिनोमेना ऑफ एडसॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन, लिख रहा हूँ मैं, व्हेन द फिनोमेना of adsorption and absorption, adsorption and absorption takes place simultaneously, takes place सिमुलटेनियसली। दोनों प्रोसेस कैसी हो? सिमुलटेनियसली, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्प्शन। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है? एडसॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों की दोनों प्रोसेस जब एक साथ हो रही हों तो वो सॉर्प्शन होता है। हाँ भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। 10, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो एक ऑटो कैटेलिस्ट की रिएक्शन पूछ रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है स्टूडेंट, एक ऑटो कैटेलिस्ट, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑटो कैटेलिस्ट। तो ये ऑटो कैटेलिस्ट की रिएक्शन पूछ रहा है। एक ऑटो कैटेलिस्ट के लिए मैंने आपको रिएक्शन नोट करवाई है, लेकिन आप लोग यहाँ पर देख लो ऑटो कैटेलिस्ट के लिए। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एथिल एसीटेट। चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, आप एक बार इसको नोट करो। रिएक्शन थोड़ी सी ठीक ठाक तरीके से लिख देता हूँ, एक बार आप इनको नोट करो। देखो ऑटो कैटेलिस्ट का एग्जाम्पल देखो, ऑटो कैटेलिस्ट। यहाँ पर ले रहा हूँ स्टूडेंट्स मैं एथिल एसीटेट। इसको क्या बोलोगे आप? एथाइल एसीटेट। ये लिक्विड स्टेट में होता है। इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, क्लियर है। हाइड्रोलाइसिस जब कराते हैं स्टूडेंट्स, तो देखो मेरी बात को गौर से सुनो बच्चों, ये यहाँ से ब्रेक होगा, समझ आ रही है बात? इस जगह से ब्रेक होगा और वाटर का जो हाइड्रोलाइसिस होता है वो H+OH- में होता है, क्लियर। तो देखो ये वाला जो पार्ट होता है इस पर तो इसका पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये वाला जो पार्ट है इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इस नेगेटिव चार्ज वाले के साथ तो पॉजिटिव चार्ज वाला जुड़ जाएगा इसका। तो देखो क्या ऑब्टेन होगा? CH3COOH प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा क्या? वाटर के अंदर से OH। तो आपको यहाँ पर ऑब्टेन हो रहा है, ये भी लिक्विड स्टेट में होता है और ये भी लिक्विड स्टेट में होता है। यहाँ पर ऑब्टेन होता है एसिटिक एसिड और ये है एथेनॉल। अब यहाँ पर फिर भी क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा है कि सर ऑटो कैटेलिस्ट कहाँ है, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये इस रिएक्शन को जब आप कंप्लीट करते हो या रिएक्शन को आप जब करते हो तो उस टाइम पर फर्स्ट में जब ये रिएक्शन चलती है हाइड्रोलाइसिस की एथिल एसीटेट की तो बड़ी स्लो चलती है, ठीक है ना। लेकिन जैसे स्लोली इसके अंदर थोड़ा बहुत भी एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाता है एज ए प्रोडक्ट, और एसिटिक एसिड के फॉर्म होते ही इस रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो इट मीन्स इस वाली रिएक्शन के लिए यहाँ पर ऑटो कैटेलिस्ट का काम कौन कर रहा है?
तो मैं नोट कर रहा हूं, इन दिस रिएक्शन एसिटिक एसिड एक्ट्स एज ऑटो कैटेलिस्ट। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ना कि कौन यहां पर ऑटो कैटेलिस्ट का काम कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच कैटेलिस्ट एंड प्रोमोटर आर यूज्ड इन हेवर्स प्रोसेस। हेवर प्रोसेस का क्वेश्चन आया स्टूडेंट्स। हेवर प्रोसेस में कौन सा कैटेलिस्ट यूज किया जाता है और कौन सा प्रोमोटर यूज किया जाता है, कैटेलिस्ट प्रोमोटर। तो हेवर प्रोसेस की मैं रिएक्शन ही लिख देता हूं आपको, N2 प्लस H2 इक्वल टू ट्वाइस NH3। क्लियर है ना। इसके अंदर स्टूडेंट्स आप डालते हो कैटेलिस्ट आयरन और प्रमोटर मिलाते हैं हम इसके अंदर मॉलिब्डेनम। क्या मिलाते हैं? मॉलिब्डेनम। तो देखो यहाँ पर आंसर क्या है क्वेश्चंस के आपके, कैटेलिस्ट क्या है और प्रमोटर कौन है? मॉलिब्डेनम। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। अब देखो, ऑन विच फिनोमेना डज एंजाइम कैटेलिस्ट वर्क। एंजाइम जो कैटेलिस्ट होते हैं वो कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग काम करते हैं और इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, एंजाइम कैटेलिस्ट जो होते हैं वो कौन, एंजाइम कैटेलिस्ट की एक प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, आपको अगर ध्यान हो तो। एंजाइम कैटेलिस्ट की एक प्रोसेस आपको बताई थी और उस प्रोसेस में मैंने आपको बताया था एज ए कीलॉग थ्योरी, बताया था ना। और कीलॉग थ्योरी जो स्टूडेंट्स ये एक एंजाइम मैकेनिज्म की थी, इसको जो प्रोड्यूस या प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट के जो नेम है वो क्या है? हेनरी। साइंटिस्ट कौन था? एक नाम क्या बता रहा हूँ मैं, हेनरी और मेंटेन। तो देखो, एंजाइम कैटेलिस्ट एक्ट्स, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एंजाइम कैटेलिस्ट वर्क एज कीलॉग थ्योरी। कीलॉग थ्योरी के अकॉर्डिंग एंजाइम कैटेलिस्ट काम करता है और इसको प्रपोज्ड करने वाले, प्रपोज्ड साइंटिस्ट इस थ्योरी को बोल रहा था ना मैं, हेनरी, मेंटेन और एक और स्टूडेंट्स माइकेलिस। हेनरी, मेंटेन एंड माइकेलिस ये साइंटिस्ट हैं और इन साइंटिस्टों ने ये कीलॉग थ्योरी दी थी किसके लिए? एंजाइम्स कैटेलिस्ट के वर्किंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है स्टूडेंट्स गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर को आपको मैं डिफाइन कर चुका हूं, गोल्ड नंबर आपको डिफाइन कर चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, और गोल्ड नंबर में आपको मैं बता भी चुका हूं कि क्या किया था हमने। ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा आपको ध्यान दे रहा हूं, जो गोल्ड सॉल होता है उस गोल्ड सॉल को हम क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। क्या 10% कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं बताओ? 10% NaCl सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन मिलाते हैं इसके अंदर? 10% NaCl सॉल्यूशन का कितना लेते हैं? 1 ml। भाई सॉल्यूशन कौन सा है? 10% NaCl। और इस 10% NaCl में से कितना ले रहे हैं हम? 1 ml सॉल्यूशन। और इस 1 ml सॉल्यूशन का यूज कर रहे हैं हम किसके अंदर?
उस गोल्ड सॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो यही जितने नंबर ऑफ ये सॉल्यूशंस के हम यहाँ पर यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, वही उसकी गोल्ड नंबर होती है, ठीक है ना। तो सबसे कम मतलब गोल्ड नंबर जिसकी कम होगी वही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा। तो सबसे कम गोल्ड नंबर किस सब्सटेंस की होती है, ये मैंने आपको बताया था जिलेटिन की, ध्यान रखना। मिनिमम गोल्ड नंबर ऑफ सब्सटेंस इज जिलेटिन, ठीक है ना। तो इसके बाद आप के लिए स्टूडेंट्स चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इमल्सन को तो आप पता ही है। चलो एक चीज़ बता देता हूँ आपको, थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको ध्यान रखना। ये तो आपने नोट कर लिया ना सब, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें कैसियस पर्पल, हाँ ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज पर्पल ऑफ कैसियस। क्वेश्चन नंबर 16 है, पर्पल ऑफ कैसियस क्या है। इसको मैं नोट कर देता हूं आपके लिए। पर्पल ऑफ कैसियस किसको बोलते हैं। देखो, कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड is called purple of Cassius, ठीक है। इसको ही क्या बोल सकते हैं हम, पर्पल ऑफ कैसियस। और मेथेनॉल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने वाला, मेथेनॉल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने वाला, देखो मेथेनॉल को कन्वर्ट करना है किसमें, गैसोलीन में, ठीक है ना। और इसके लिए कौन सा कैटेलिस्ट यूज किया जाएगा, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ZSM5, ध्यान रखना। ZSM5 कैटेलिस्ट का यूज किया जाता है मेथेनॉल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए। ओके सर। अब देखो इसमें आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे रखा है, इसको और देख लो स्टूडेंट्स। आपको छांटना है कुछ, यानी कि चेक करना है, फटाफट से चेक करो। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें दे रखे हैं आपको कि क्लासिफाई द फॉलोइंग इन लायोफिलिक और लायोफोबिक कॉलोइड्स। एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, A AS2S3, B गम, और C स्टार्च, और D है गोल्ड सॉल। अब आपको इसमें से लायोफिलिक और लायोफोबिक छांटना है, ठीक है ना। लायोफिलिक कौन से हैं और लायोफोबिक कौन से हैं। एग्जाम्पल के लिए इसीलिए तो मैं कह रहा था स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखो, लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल आप लोग छांटिए। स्टार्च और गम दोनों लायोफिलिक हैं, ठीक है ना। ये लायोफोबिक है, आर्सेनिक सल्फाइड का AS2S3। मेटल नॉन मेटल के सब लायोफोबिक हैं, ठीक है ना, गोल्ड सॉइल का। तो स्टूडेंट्स ये आपके बीएससी टाइप के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। और बाकी के जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर चेक किए स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ चैप्टर के अंदर।
तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछने की जिनकी पॉसिबिलिटीज़ होती है वो सब आपको सोल्व करा दिया। तो ये चैप्टर आज मैं फिनिश कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।